सब्जेक्टिव शीट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 आपको ये गिवन है कि 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस 2 माइक्रोकूलम इंटरेक्ट विद अ थर्ड पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम कुछ फिगर में। तो ये फिगर कुछ इस तरीके से है। अच्छा, अगर यहाँ कुछ मिसिंग है तो ऐसे बना लो। आपके पास कुछ इस तरीके की फिगर है ऐसी, जिसमें आपको एक चार्ज 2 माइक्रोकूलम गिवन है, ये भी 2 माइक्रोकूलम गिवन है, और ये 3 माइक्रोकूलम गिवन है कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे। आपको नेट फोर्स किस पे निकालनी है? ऑन 3 माइक्रोकूलम। सारे वेक्टर किस पे ड्रॉ करने हैं? ऑन 3 माइक्रोकूलम, क्योंकि नेट फोर्स 3 पे तो सारे वेक्टर भी 3 पे। अब इस 3 पे नेट फोर्स लगाएगा कौन? आस पड़ोस के चार्जेस। अब डिस्टेंसेस में ऐसा है, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये रूट 5 मीटर है, ये भी रूट 5 मीटर है। ये 2 इस 3 को क्या करेगा? अट्रैक्ट के रिपेल। प्लस प्लस को क्या करता है? रिपेल। तो ये वेक्टर ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, तो पहली फोर्स की वैल्यू यहां बनेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? और फोर्स की जो वैल्यू होगी इसमें, F की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 10 रेज टू पावर -6 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू पावर -6 डिवाइडेड बाय √5 का होल स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? ठीक है, एक चीज क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, ये 2 भी इस 3 को क्या करेगा? रिपेल, है ना। प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। और फोर्स कैसी लगेगी? ऐसी। ये F की वैल्यू, क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल, ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल। सही। अब मेरे को नेट फोर्स निकालनी है इस पे। जब भी ये फिगर ट्राइंगल की शेप में आएगा तो हमने क्या डिस्कस किया था? हम इसमें एक्सिस बनाएंगे कुछ इस तरीके से, ये रहा, और हम ये मानेंगे कि ये जो एंगल है वो थीटा है, तो बाय सिमेट्री ये एंगल भी कितना है? थीटा है। थीटा एंड थीटा, है ना। √5 आना चाहिए। नहीं, आप इसको चेंज करो क्वेश्चन को, शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 4 + 5 √5 ही आएगा ना इसमें, तो पाइथागोरस के, कोई बात नहीं। चलो अब तो कोई बात नहीं, अब तो मैंने क्वेश्चन नया बना दिया, सोच लो। चलो छोड़ो, आंसर को छोड़ो, क्वेश्चन अब नया है। मैंने वैल्यूज भी चेंज कर दी, ऐसे मान लो। मेथड समझ लो, F और F क्लियर है यहाँ तक? मान लो नया क्वेश्चन है, ये एंगल हमेशा ऐसे क्वेश्चन में थीटा लेना है। जब ये थीटा तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये भी कितना? थीटा। और ये थीटा तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये भी कितना? थीटा। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? ठीक है। F के क्या बनेंगे? 2 कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट F का ये बनेगा F cos थीटा, ऐसे F cos थीटा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट F cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट F sin थीटा। और उसी तरीके से इस F के भी 2 कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट थीटा के साथ F cos थीटा, और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना? F sin थीटा। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, 2 वेक्टर ऑपोजिट हैं, दे विल कैंसल ईच अदर, और नेट फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 2F cos थीटा। 2F cos थीटा, 2 इंटू F की वैल्यू क्या है? देखो F है इसमें और इसमें फोर्स, 2 और 3 माइक्रोकूलम की फोर्स, तो F की वैल्यू क्या आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -6, जो भी इनके बीच में डिस्टेंस है √5 का होल स्क्वायर, और cos थीटा इस राइट एंगल ट्राइंगल में cos थीटा कितना है? 2/√5। ये आंसर है। लिख देना अलोंग एक्स एक्सिस, जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन लिखनी है अलोंग एक्स एक्सिस। इसे सॉल्व कर लेना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9। तो यहां पर ये वैल्यूज को पुट करके आपका आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें? मेथड एकदम क्लियर है कि कैसे फोर्सेस को ड्रॉ करना है और कैसे नेट वेक्टर निकालना है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने प्रिंसिपल किया था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसी के ऊपर बेस्ड है सारी असाइनमेंट। तो आज का पूरा लेक्चर ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर ही बेस्ड है। तो पॉइंट ये है कि पहले 2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकती है कि थीटा लेके कैसे लेना है, पर ये 3rd टाइम कर रहे हैं हम, तो आपको एक आदत बन गई होगी, आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन कौन से 2 एंगल थीटा लेने हैं और कैसे उसके कंपोनेंट ड्रॉ करके y कंपोनेंट कैंसिल करके x को ऐड कर देना आंसर।
क्लियर है यहाँ तक? कितने लोगों का हो गया था, समझ में आ रहा था ऐसे कैसे करना है? ठीक, ठीक यहाँ तक। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। कितनों का 9th हो गया? देखो क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। कैसे? आपको इसमें क्या गिवन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज 1 माइक्रो कूलम, जबकि दो चार्जेस हैं 2 × 10 की पावर -8 और 10 की पावर -8 विद नेगेटिव साइन, और P के ऊपर निकालना है। देखो हम ऐसा करते हैं, इस पर लिख, ये डायग्राम ऐसा यूज करते हैं ऐसे। एक चार्ज है 2 × 10 की पावर कितना -8 है, और दूसरा चेक करना -10 की पावर -8 कूलम है, ऐसे ही है। और आपको नेट फोर्स किस पे निकालनी है, एट पॉइंट P। तो अगर P पॉइंट पे नेट फोर्स निकालनी है तो सारे वेक्टर किस पे ड्रॉ करने हैं, एट पॉइंट P पे ड्रॉ करने हैं। तो सारे वेक्टर P पे ड्रॉ करने हैं। P पे वेक्टर लगाएगा कौन, आस पड़ोस के चार्जेस, जो कि कितने हैं, 2, ये और ये 2 चार्जेस हैं, तो वेक्टर भी कितने ड्रॉ करेंगे, 2। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। देख रहे हो, रिपेल। ये रहा। फोर्स की वैल्यू क्या है, F1। F1 की वैल्यू नोट कर लेते हैं, 1/4πε0। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, तो 2 × 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, का होल स्क्वायर। तो क्या ये स्टेप क्लियर है, F1 μ0/4π Q1 Q2/r का स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन आपने करनी है। फिर दूसरा क्या करना है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट ऐसे करेगा, प्लस माइनस को खींचेगा, वो आ नहीं पाएगा, बात अलग है, तो माइनस प्लस को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो दूसरी फोर्स है F2। F2 की वैल्यू 1/4πε0 1 × 10 की पावर -6 इंटू, मैंने क्या बताया था कि इसमें हमेशा क्या लेना, मैग्नीट्यूड ही लेना, इसके अंदर साइन मत लेना, क्योंकि माइनस प्लस से हम वेक्टर्स ड्रॉ करने के यूज में आएंगे ये। तो दो फोर्सेस की वैल्यू आ गई, दोनों के मैग्नीट्यूड आ गए, माइनस साइन तो लेना नहीं है। तो ये दो वेक्टर्स आपस में कितने एंगल पर है, एट एन एंगल ऑफ कितना, 90। तो 90 डिग्री पे है, और 90 डिग्री पे है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, तो ये वेक्टर क्या आएगा, नेट फोर्स। तो जो नेट फोर्स की वैल्यू आएगी विल बी इक्वल टू √ F1² प्लस F2²। तो जो भी सॉल्व करके F1 आएगा यहां पुट कर लो, F2 आएगा यहां पे पुट कर लो, और नाम दे देना इसको, चलो पी के लिख लो, तो डायरेक्शन बता देना कि डायरेक्शन इज अलोंग व्हाट, पी के। आंसर। मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है? तो पहले एक चार्ज की फोर्स निकालनी है, फिर दूसरे चार्ज की फोर्स निकालनी है, F1 आ गया, F2 आ गया, और फिर रिजल्टेंट लेके नेट फोर्स की वैल्यू निकाल देनी है। कोई डाउट है इसमें? मेथड एकदम क्लियर दिख रहा है कि कैसे फोर्सेस को ड्रॉ करना है और कैसे वेक्टर सम लेना है इसका, राइट? ठीक है यहां तक? ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमने काम करना है, ये क्वेश्चन है। कितनों का ये क्वेश्चन हो गया? देखो क्या किया इसमें, व्हाट इक्वल चार्जेस वुड हैव टू बी प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून। पहली बात तो जब ये क्वेश्चन किया जाता है तो स्टूडेंट को ना कुछ दिमाग में ही आता है कि सर ने कहा था कि पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, और अर्थ और मून कौन से पॉइंट चार्जेस हैं, पॉइंट थोड़ी ना, बहुत बड़े हैं। बहुत बड़े तो क्योंकि हम अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, तुम बहुत दूर यूनिवर्स से देख लो, तुम्हें 2 पॉइंट्स नजर आएंगे, और वैसे भी तुम्हें रेडियस तो मेंशन नहीं है, तो आप इन्हें क्या कंसिडर करोगे, पॉइंट चार्जेस। तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, तो इक्वल चार्जेस वुड हैव टू बी प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून। तो ये अर्थ है और ये मून है, क्या इक्वल चार्जेस इनके ऊपर रखा जाए, Q एंड Q, ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अब हो क्या रहा है, Q एंड Q एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। जैसे Q ने Q को रिपेल किया, इस Q ने इसे भी क्या किया, रिपेल किया। तो F की वैल्यू दोनों की एग्जैक्टली सेम है, ऐसे। अब Q और Q का अगर कोई मास है अर्थ और मून का, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्हें अट्रैक्ट करेगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ ऐसे होगी, ये देखो मैं लिख लेता हूं F(g). तो ग्रेविटेशनल फोर्स चाह रही है कि ये पास आ जाएं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाह रही है ये दूर चले जाएं। ठीक, उसने क्या कहा, दोनों न्यूट्रलाइज हो गए। न्यूट्रलाइज का मतलब दोनों एक दूसरे को इक्वेट, वैल्यू इक्वेट कर दो। तो जब वैल्यू इक्वेट करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वेट कर दो, न्यूट्रलाइज हो गए।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी है 1/4πε0 Q इंटू क्यू बाय आर का स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स ये रही बाय आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर का स्क्वायर कैंसल। इसकी वैल्यू मुझे पता है 9 इंटू 10 की पावर 9, जी की वैल्यू मुझे पता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, मासेस मुझे पता है अर्थ और मून के, ये पुट कर लेना। चार्ज निकालना है स्क्वायर रूट क्यू स्क्वायर की वैल्यू से, क्यू की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर निकाल लेना। बट मेथड समझ में आ रहा है कि कौन किसके इक्वल हमने इक्वेट करना है ताकि हमारा आंसर आ जाए, राइट। तो ग्रेविटेशन चैप्टर +1 में किया था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह न्यूट्रलाइज करके इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ, न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या होता है, इक्वल कर गई, तो दोनों को आप इक्वल करेंगे और नेट फोर्स 0 करेंगे। कोई डाउट है इसमें? स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो आई होप ये पहली एनसीईआरटी की असाइनमेंट एकदम बढ़िया है, ठीक। वेक्टर्स को रिवाइज करवा रही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कितनों का हो गया 11th? ठीक है, देखो जरा 11th क्वेश्चन कैसे होगा जिनका नहीं हुआ। और क्या क्वेश्चन है, टू इक्वली चार्ज पार्टिकल्स, इक्वली चार्ज मैं समझता हूं क्यू और क्यू चार्ज होंगे, तो टू इक्वली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये लो, एक क्यू चार्ज है और एक और क्यू चार्ज है, आर 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मीटर अपार्ट, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, छोड़ दिया। इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, पहला पार्टिकल की इनिशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू 7 है, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे, एंड सेकेंड पार्टिकल की इनिशियल एक्सेलरेशन 9 है ऐसे। अब सोचने वाली बात है ये है क्या, चक्कर क्या है? वैसे चैप्टर का नाम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है,
स्टैटिक का मतलब चार्ज मूव नहीं करेगा मैंने कहा था, पर वो कह रहा है कि मूव कर रहा है। मैंने पकड़ के रखा हुआ है, हर क्वेश्चन में मैंने चार्ज को स्टैटिक पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन इसमें कह रहा है कि मैंने उस पकड़ को छोड़ दिया। अब क्या हुआ, ये दोनों रिपेल करेंगे और अपनी पोजीशन को छोड़ के भागेंगे। जैसे ही रिपेल किए, इनकी इनिशियल एक्सेलरेशंस गिवन है, आपको ये भी गिवन है साथ में, मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल m1 की वैल्यू है 6.3 इंटू 10⁻⁻7 kg। आपको निकालना है मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल क्या होगा, ये क्वेश्चन है। रूल नंबर 1, मुझे ये बताओ कि ये दोनों भागे क्यों, प्लस एंड प्लस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल। उस क्यू ने इस क्यू को रिपेल किया बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, इस क्यू ने इस क्यू को रिपेल किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F। और इलेक्ट्रोस्टैटिक की क्या खास बात है कि जो फोर्स एक पार्टिकल ने दूसरे पे लगाई और दूसरे ने पहले पे एग्जैक्टली सेम फोर्स लगाई, ये दोनों इक्वल होती है। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि जैसे ये F है, F से ये एक्सेलरेशन जनरेट करता है, तो F किसके इक्वल है, m1 इंटू A1, और सेम F इसको क्या दे रहा है, m2 इंटू A2। ये A चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मासेस चेंज है। F सेम है दोनों के ऊपर, पर मास चेंज होने की वजह से A की वैल्यू भी डिफरेंट है। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? तो F की वैल्यू होगी क्या इनमें, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई कितना, नहीं Q इंटू Q कर लें, इक्वल चार्जेस हैं, तो 1/4πε0 Q इंटू Q बाई R का स्क्वायर इज m1 इंटू A1। ये पहला बॉक्स है। और सेकंड में क्या करेंगे, सेम फोर्स की वैल्यू अभी भी सेम है, 1/4πε0 Q इंटू Q बाई R का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, m2 इंटू A2। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक सेम है, पर मास डिफरेंट होने की वजह से A की वैल्यू इनमें डिफरेंट है। कोई डाउट इसमें, दोनों बॉक्सेस में सही है। अब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्टली सेम है, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, सेम है। तो फर्स्ट पार्ट में m1 इंटू A1 इज इक्वल टू m2 इंटू क्या होगा, A2। ठीक है, लेफ्ट सेम है, राइट भी सेम है। क्वेश्चन में m1 पता है, A1 पता है, A2 पता है, सॉल्व करके क्या जाएगा, m2। पहला पार्ट क्लियर है यहां तक, सॉल्व करके m2 आएगा। कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, आपको इसमें चार्ज भी बताना है, एक हर पार्टिकल पे क्या होगा। एक काम करो, कोई एक बॉक्स उठा लो जो इच्छा है, मान लो फर्स्ट बॉक्स है 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय R का स्क्वायर इज m1 इंटू A1। अब क्वेश्चन में A1 पता है, m1 पता है, R पता है, क्या निकालना है, Q। सारी वैल्यूज पुट करके Q स्क्वायर आएगा, अंडर रूट लेके Q की वैल्यू आएगी, आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? कोई डाउट इसमें? सही है एकदम। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि किसको किसके इक्वल करना है ताकि हमारा आंसर आए। ठीक है, नेक्स्ट 11th के बाद क्वेश्चन नंबर 12। कितनों का हो गया क्वेश्चन नंबर 12? हो गया। देखो वो क्या कह रहे हैं, दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट। तो एक काम करते हैं, Q1 है, ये Q2 है, और ये 0.1 मीटर अपार्ट है। रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 18 न्यूटन 1/4πε0
Q1 इंटू Q2 बाई 0.1 का होल स्क्वायर, ये आपकी पहली इक्वेशन है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है। अब वो कह रहा है कि दोनों का सम ऑफ द चार्जेस 9 माइक्रो कूलम है। इसका मतलब क्या समझें कि Q1 और Q2 दो चार्जेस किस में गिवन है, माइक्रो कूलम में, यही हुआ इसका मतलब, माइक्रो कूलम है। तो हम एक काम करते हैं, अब वो कह रहा है कि सम ऑफ द चार्जेस अगर इसके इक्वल है तो एक काम करते हैं, ये करने की जरूरत नहीं है। एक चार्ज अगर Q1 है तो फिर दूसरा चार्ज क्या पुट करें, बोलो 9 माइनस Q1, पर क्योंकि माइक्रो कूलम है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर -6, इसको भी 10 की पावर -6, मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक बनाओ, Q1 के लिए सॉल्व करो, आंसर है। मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है, एक क्योंकि टोटल सम तो 9 है ना, तो अगर एक चार्ज Q1 है तो दूसरा 9 माइनस Q1 है, बात ही खत्म होगी। Q1 है 9 माइनस Q1 है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या रूल है इसमें, कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, बड़ी है। दो तरीके हैं, या तो आप इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बना लें, या एक काम करें, यहाँ से इसको इसकी जगह एक काम करें, फर्स्ट इक्वेशन बनाएं, 18 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर, ऐसे करें इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी बनाएं Q1 प्लस Q2 की वैल्यू 9 माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करके इक्वेशन 2 ऐसे बना लें। दो इक्वेशंस हैं, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके Q1 Q2 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मान लो Q1 Q2 आ गया। मैथ्स की इक्वेशन है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर प्लस -4 Q1 इंटू Q2। मैथ्स में ऐसे करते हैं ना, इसे ओपन करेंगे ये टर्म आएगी। तो आपको ये पता है, आपको ये भी पता है, सॉल्व करके Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर आ गया, वहां से Q1 माइनस क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 आ जाएगा। अब तुमने Q1 माइनस Q2 निकाल दिया, Q1 प्लस Q2 ऑलरेडी पता है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके Q1 Q2 की वैल्यू आ जाएगी, डन। आपकी इच्छा है, क्वाड्रेटिक ठीक है, मल्टीप्लाई करो, डन करो उसे, क्वाड्रेटिक से आ गया था आंसर, ठीक है, डन है। मतलब मेरे कहने का मतलब कि दो तरीके हैं, वो थोड़ा लंबा तरीका है, बट ये ठीक है यार, क्वाड्रेटिक का तो इलाज क्वाड्रेटिक ही करेगी, इसका क्या करोगे और तोड़। हाँ, वैसे एक अच्छी बात बता देता हूँ, जरूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। देखो ऐसा है, जो एनसीईआरटी या सीबीएसई है वो इस टाइप की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कभी देती नहीं है, मतलब आपको आपका क्वेश्चन अटकेगा नहीं बिकॉज आपकी कैलकुलेशन क्वाड्रेटिक रह गई थी, ऐसा क्वेश्चन नहीं डाला जाता। पर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये मेरा मानना है। अब पता होना चाहिए कि करना कैसे है, ठीक है यहाँ तक, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्या इसका रूल क्या है सॉल्व करने का, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद कितने लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, हो गया। देखो इस क्वेश्चन के अंदर पार्टिकल जिसका मास आपको पता है m and carrying a charge of -Q1 starts moving around a first charge Q2 along a circular path of radius r। तो क्या कह रहा है कि इसके अंदर एक चार्ज Q2 है और एक चार्ज कितना है, -Q1 है। -Q1 Q2 के आसपास घूमना शुरू कर दिया, घूम रहे हैं, इसके आसपास घूम रहे हैं। अब ये तो हाइड्रोजन की तरह है, प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आसपास घूम रहे हैं, ऐसा कुछ रूल है, राइट। ध्यान आगे प्लीज। तो अब हो क्या रहा है इसमें, जब ये घूम रहे तो सर्कल में घूमने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक की सेंट्रीपिटल, मतलब कौन सी, सेंट्रीपिटल। कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल, इलेक्ट्रोस्टैटिक। कैसे, क्योंकि प्लस माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, कितनी फोर्स से कर रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। मैंने कई बार बोला इसमें माइनस साइन मत पुट करना, फोर्स में, फोर्स के फॉर्मूले में माइनस साइन नहीं पुट करना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये कहाँ कर रही है, टुवर्ड सेंटर, और ये क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल। अब सेंट्रीपिटल के मेरे पास ना दो फॉर्मूलाज हैं, या तो mv²/r या mr ओमेगा का स्क्वायर। मैं ओमेगा स्क्वायर पुट करूंगा क्योंकि मेरे को टाइम पीरियड निकालना है, तो mr ओमेगा स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर का स्क्वायर इज mr। ओमेगा का मतलब क्या है, 2 पाई बाई कैपिटल टी होल स्क्वायर। इसको स्क्वायरिंग करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब सॉल्व करके देखो टी आ रहा है, चेक करो।
स्क्वायरिंग करो और टी निकालो, स्क्वायरिंग करो, टी स्क्वायर एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, और फिर अंडर रूट लो, तो वहां से आपका आंसर आ रहा है, चेक करो। आ रहा है आंसर, चेक करो। स्क्वायरिंग करके टी स्क्वायर एक तरफ, अंडर रूट लेके चेक करो, आ गया आंसर? कितनों का आ गया? इसे सॉल्व करो प्लीज। स्क्वायरिंग करो, टी स्क्वायर एक तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाकी टर्म एक तरफ, और अंडर रूट लो, तो देखो जो आंसर प्रूव करना है वही आंसर आ रहा है। आ गया आंसर? आ गया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। कितनों का ये क्वेश्चन हो गया? हुआ है। अ फ्री पिथ बॉल ऑफ 8 ग्राम। पिथ बॉल एक ऐसी बॉल है जो मटेरियल से बनी हुई है और जिसके ऊपर चार्ज स्टे कर सकता है। इसका मास तुम्हें पता है 8 ग्राम, ये लो 8 ग्राम, हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ, Q की वैल्यू आपको गिवन है 5 into 10 raised to power minus 8 coulomb. What must be the nature and magnitude of the charge that would be given to the second pith ball fixed 5 centimeter vertically below the former? इसके नीचे एक और बॉल पड़ी है, वो कह रहा है कि बोलो इसके ऊपर क्या चार्ज होगा। पहले वो एक बात बताओ, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, सच दैट ये बॉल हवा में टिकी रहे, नीचे ना गिरे। ये बॉल नीचे क्यों गिरेगी, कौन गिरेगा, इसका वेट। तो बताओ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज, सॉरी इसके ऊपर पॉजिटिव की नेगेटिव चार्ज, ये हवा में रहे। पॉजिटिव क्यों? कि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करे, रिपेल करे। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करे तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई। तो ऐसे केस में अगर आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इसके वेट को बैलेंस कर जाए तो ये बॉल किस में रहेगी, एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है क्या, 1/4πε0 Q इनटू दूसरा चार्ज मुझे पता है 5 × 10⁻⁸, और डिस्टेंस क्या है इनके बीच में, 5 सेंटीमीटर। तो यानी कि 5 मीटर, जो मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ये लो का होल स्क्वायर। मास की वैल्यू आपको पता है 8 × 10⁻, कितना, -2 × 9.8। चेक कर लो, सॉल्व कर लो, Q की वैल्यू आ जाएगी आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, Q की वैल्यू आएगी इसमें। तो क्या किया आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ने किसको बैलेंस किया, बॉडी के वेट को बैलेंस कर दिया। तो अगर फोर्स वेट को बैलेंस कर जाए तो बॉल हवा में रहेगी। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है यहां तक? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो किसको किसके साथ इक्वेट करना है, ये बात सबको समझ में आ रही है?
क्या लॉजिक है इसमें? ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 वैसे रेपिटेशन में है, बट कुछ पार्ट रेपिटेशन में नहीं है। एक बार इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, जो रेपिटेशन में वो बात दिखा देता हूँ क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको ये गिवन है, टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फेयर ए एंड बी। तो दो स्फेयर्स हैं जिनके बीच में दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर्स है, एंड आपको चार्ज की वैल्यू दोनों पे गिवन है। वो पहले क्वेश्चन बहुत सिंपल ये पूछ रहा है कि बताओ इनमें फोर्स क्या होगी। ये तो बिल्कुल कूलम लॉ का बेसिक क्वेश्चन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाई आर का स्क्वायर। आपने सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया, डन हो गया। तो पहला स्टेप तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसको तो कोई नई बात है नहीं, तो Q बाई आर स्क्वायर से आंसर आ जाता है। अब सेकेंड पार्ट से शुरू करते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब फिर से बताओ नई फोर्स क्या होगी अगर ईच स्फीयर इज चार्ज टू डबल द अमाउंट। चार्ज को डबल कर दें और डिस्टेंस को क्या कर दें, हाफ कर दें। सोचो Q को डबल कर दिया, Q1 Q2 को 2Q2, तो न्यूमिनेटर में 4 आ गया, डिनोमिनेटर में R/2 कर दिया, तो ये 1/4 भी ऊपर जाके 4 इंटू 4 16। तो आपका जो आंसर आएगा, जो पुराने फोर्स है इससे कितने टाइम्स हो जाएगा, 16 टाइम ज्यादा हो जाएगा। जो भी इसमें आंसर है वो 16 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। तो ये पार्ट भी क्लियर है। चार्ज को डबल किया, डिस्टेंस को हाफ किया, तो नीचे का 4 भी ऊपर चला गया और आपके पास की वैल्यू आ गई। कोई डाउट है इसमें? एकदम क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां तक तो पुरानी बात है। नेक्स्ट है, अब वो कह रहे हैं कि इस केस में द स्फीयर्स आर प्लेस्ड इन वाटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80। तो वाटर में फोर्स क्या होगी, चलो वापस चलते हैं। वैक्यूम के अंदर फोर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये रहा। और मुझे पता है कि फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन वाटर इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, 80। फोर्स वैक्यूम में निकाल चुके हैं 1.5 to 1 इंटू 10 रेज टू पावर -2। सॉल्व करके वाटर की फोर्स आ जाएगी 1.5 to 1 इंटू 10 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 80 न्यूटन। ये लो आंसर। तो आंसर आ गया, फोर्स इन वाटर कैन बी कैलकुलेटेड। आप K की वैल्यू को हेल्प से फोर्स इन वाटर कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें? तो फोर्स इन वैक्यूम आ गई, फोर्स इन वाटर आ गई, ये पार्ट भी क्लियर हो गया। सही है। और दोनों पे चार्ज मुझे पता है कितना है, 6.5 इंटू 10 की पावर -7 है। सही है। असली जो पार्ट है वो ये है, नेक्स्ट ये वाला पार्ट। वो कह रहे हैं सपोज इस क्वेश्चन में स्फीयर्स A एंड B का आइडेंटिकल साइज है, एक और स्फीयर C लेके आते हैं जो अनचार्ज्ड है। तो A और B के ऊपर तो चार्ज है, C के ऊपर चार्ज नहीं है। C चार्ज को पहले कांटेक्ट में लेके आए फर्स्ट स्फीयर के साथ, फिर C चार्ज को कांटेक्ट में लेके आए सेकंड स्फीयर के बाद, फिर बताओ नई फोर्स क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। ये देखो, सबसे पहले शुरू में फर्स्ट पार्ट में हमारे पास फोर्स आई थी 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर कितनी थी, -2। ये लो, है ना, ये स्टार्ट हुआ था यहां से। कब हुआ था, जब A के ऊपर चार्ज कितना था, Q, और B के ऊपर भी चार्ज कितना था, Q। तो इनमें ये फोर्स थी, बात खत्म, राइट। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ R था, और मुझे पता है कि ये जो वैल्यू है 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर -2 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाई आर स्क्वायर। ये मुझे फर्स्ट पार्ट से पता लग गई बात, राइट। अब मेरा क्वेश्चन ऐसा नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास ये स्फीयर था Q चार्ज के साथ, B स्फीयर भी Q चार्ज के साथ, C स्फीयर अनचार्ज्ड है। अनचार्ज का मतलब चार्ज की वैल्यू 0 है। वो कह रहे हैं कि अब एक काम करो, C और A को कांटेक्ट में ले आओ और सेपरेट कर दो। लास्ट टाइम हमने किया था जाते हुए, जब हम इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आएंगे तो टोटल चार्ज मिला के क्या हो जाएगा, Q + 0, और जब सेपरेट करेंगे तो चार्ज आधा आधा हो जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे Q + 0, तो A के ऊपर नया चार्ज क्या होगा आफ्टर सेपरेशन, Q + 0/2 यानी कि Q/2, Q/2। B को तो हमने टच ही नहीं किया, Q, और C के ऊपर भी क्या चार्ज हो गया, Q/2। कोई डाउट इसमें?
ये सिचुएशन क्लियर है? आपने ए और सी को टच किया तो चार्ज दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, राइट? अब वो क्या कह रहे हैं, सी और बी को टच कर दिया। अब ए के ऊपर कुल मिला के चार्ज कितना है, Q/2। बी के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, पहले कितना था Q, अब कितना है, इसका कितना है Q/2। ऐड करो कितना, 3Q/2 डिवाइडेड बाय 2। इनको ऐड करके क्या आएगा, 3Q/2 डिवाइडेड बाय 2। और सी के ऊपर भी क्या आ जाएगा, 3Q/2 डिवाइडेड बाय 2। कोई डाउट इसमें? चेक कर लो। बी और सी को ऐड कैसे, बी और सी को टच करके सेपरेट करने का मतलब क्या हुआ, बी और सी को टच करने का मतलब दोनों को ऐड करो, चार्ज डिवाइड बाय 2। ठीक है? अब कह रहे हैं बताओ ए और बी में नई फोर्स क्या होगी। पुरानी फोर्स तो है, नई फोर्स क्या होगी, जो नई फोर्स होगी वो होगी 1/4πε0 Q/2 3Q। एक बात बताओ, 2 इंटू 2 क्या है, 4। ऐसे कर ले, ये लो, इसको सॉल्व करके 3Q/4 हो गया ना, की बात है। तो एक काम करते हैं, 3/4 और हाफ को मल्टीप्लाई कर क्या आएगा, 3/8। तो 3/8 1/4πε0 Q²/r², ऐसे लिख लें। अब इस पूरे टर्म की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 1.5 इंटू 10 की पावर -2। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 3/8 टाइम्स 1.2 इंटू 10 की पावर -2 इज आंसर। पुट कर लेना। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है, क्यू 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 करके इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, पहले बेसिकली तो चार्जेस आने चाहिए कि चार्जेस शेयर कैसे हो रहे हैं, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, ऐड करके डिवाइड बाय 2। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? और फिर ए और बी में जो चार्ज जो फोर्स नहीं निकालनी है उनमें नए चार्ज ले लेने हैं। तो 3/8 बाहर आ गया, बाकी तो पुरानी फोर्स है, पुरानी फोर्स तो ऑलरेडी है हमारे पास, इसकी वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे और एफ डैश की फाइनल वैल्यू आएगी 3/8 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -2। ऐसे ये आंसर है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या लॉजिक है इसका? ठीक, यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक है, सही है, चले आगे। ठीक है, तो आगे इसमें ये लो, नेक्स्ट है केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है ये। नो इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करेक्शन है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। देखो एक पानी का मॉलिक्यूल है और केमिस्ट्री के अंदर पानी का एक मॉलिक्यूल है, वैसे वो 1 ग्राम के अंदर बोल रहा है। वो कह रहा है 1 ग्राम पानी लो, उसमें कितना चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स का ये बताओ। मुझे बस ये बताओ कि एक मॉलिक्यूल अगर हम ले पानी का, उसमें 2 हाइड्रोजन के 8 ऑक्सीजन के कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन है एक मॉलिक्यूल में। 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? आप एवोगैड्रो नंबर को 18 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो 1 ग्राम में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने मॉलिक्यूल्स में कि इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गए मेरे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए 1 ग्राम में। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इन सभी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल चार्ज आ गया। तो पहले एक मॉलिक्यूल का चार्ज निकाल लो, इलेक्ट्रॉन निकाल लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करो, टोटल चार्ज आएगा। इसमें फिजिक्स कहीं भी नहीं है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री तो 1 ग्राम के अंदर वो मॉलिक्यूलर ये वो करते रहते हो।
पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक, ठीक है यहाँ तक। इस क्वेश्चन को कितने लोगों ने कर लिया? ट्राई करना जरा जिन्होंने किया।
हाँ जी, देखो पेन। देखो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने कैसे किया एक बार चेक कर लो, इसका मेथड चेक कर लेते हैं एक बार, उसके बाद इसको देखते हैं कैसे देखो इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या चेक करना, फोर्स बिटवीन, यही है ना? हाँ ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले अपने फॉर्मूला बुकलेट को एक बार ओपन कर लो, पहले समझ लो फिर आराम से लिख लो। देखो इसमें समझने वाली चीज ये है, आपके पास एसआई सिस्टम में वैक्यूम में दो चार्जेस में फोर्स का फॉर्मूला क्या है? वैक्यूम में 1/4/ε0 Q1 Q2/r²। अगर आप मीडियम चेंज करते हो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन एम आ जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हुआ करता था? एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन एम क्या होगा? के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह पुट करो के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। यहां तक क्लियर है? तो अगर आप कूलम लॉ लगाते हैं वैक्यूम में तो ये फॉर्मूला, अगर आप लगाते हैं किसी मीडियम में तो ये फॉर्मूला। अब आप एक काम करें, अपने रिजल्ट को कन्वर्ट करें सीजीएस में। सीजीएस में याद करो फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर कोई वैक्यूम में ये कांस्टेंट है तो सीजीएस में कांस्टेंट क्या हो जाया करता था? 1। सीजीएस के अंदर जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या थी? 1। क्या याद है यहां तक? और उसी तरीके से अगर मीडियम, वो तो वैक्यूम है, अगर मीडियम है और सिस्टम ऑफ यूनिट सीजीएस है तो 1/k को छोड़ दो, बाकी सारी टर्म इस कांस्टेंट की जगह रादर क्या पुट करेंगे? 1, बाकी फॉर्मूला विल रिमेन सेम। तो इन शॉर्ट अगर सिस्टम ऑफ यूनिट सीजीएस है और वैक्यूम है तो ये फॉर्मूला, और अगर सिस्टम यूनिट सीजीएस है फिर से लेकिन मीडियम है तो ये फॉर्मूला। बस कुछ नहीं है, कांस्टेंट की जगह 1 पुट करना है। आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को नहीं छेड़ सकते, वो तो आएगा ही आएगा। इस फॉर्मूले को नोट कर लो। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या रूल है? मीडियम में वैक्यूम में क्लियर, एसए में क्लियर, ये भी क्लियर मीडियम में। बस कुछ नहीं करना, सीजीएस में इसको 1 पुट कर देना, डन आंसर। इसे नोट कर लें, सीजीएस के अंदर ये यूज करेंगे, चार्ज स्टैट कूलम में होगा और डिस्टेंस जो है वो किस में? सेंटीमीटर में होगा। चार्ज स्टैट कूलम है, डिस्टेंस सेंटीमीटर है। ये नोट कर लें, ये काम आएगा फॉर्मूला, क्योंकि सीजीएस के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ काम कैसे करना है ये पता होना चाहिए आपको। एक बार इसे चेक करो, इसको यूज कैसे करना है इस न्यूमेरिकल में। तो फॉर्मूला रजिस्टर में एंट्री कर ली सबने, मेंटेन करना। अभी काफ़ी फॉर्मूलाज आने हैं, मतलब एक साथ ही
5 7 7 फॉर्मूला लगाने स्टार्ट हो जाएंगे एक लेक्चर में। और मतलब ऐसा मत सोचो कि अभी जैसे फर्स्ट लेक्चर में बोला था मैंने बहुत कम फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा फॉर्मूला था +2 के, आपको लग रहा होगा अभी तो शुरू नहीं हुआ, अभी काफ़ी ठीक ठाक आ जाएंगे। मेंटेन करके रखना बता रहा हूँ, फाइनल्स के अंदर न्यूमेरिकल से पहले इसको करके जाने हैं। देखो, फोर्स बिटवीन टू इक्वल चार्जेस प्लेस्ड इन अ मीडियम एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर इज 16 टाइम्स। मुझे एक बात समझ में आ रही है, वो सीजीएस में काम करवा रहे हैं। फोर्स 16 टाइम है, इक्वल चार्जेस है और 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो केस नंबर 1। और क्योंकि मीडियम प्लेस इन मीडियम नॉट वैक्यूम, सीजीएस में मीडियम में ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मैंने आपको बता दिया। केस नंबर 1 में चार्ज बराबर है, फोर्स 16 टाइम्स है, डिस्टेंस आपको 9 पता है, फॉर्मूला F1/K सीजीएस है, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 सेंटीमीटर में रहने देना क्योंकि सीजीएस है। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है यहां तक। इक्वेशन नंबर 2 में ये कह रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग वन ऑफ द चार्ज बाय 56 स्टैट कूलम, दोनों Q और Q में से एक चार्ज को मैंने बढ़ा दिया, 56 कर दिया, तो मुझे क्या करना पड़ा, डिस्टेंस को चेंज करना पड़ा 3 सेंटीमीटर इन ऑर्डर टू कीप फोर्स बिटवीन देम सेम। सोचो, अगर दूसरे केस में दूसरे चार्ज को 56 बढ़ा रहा हूं और फोर्स 16 ही रख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्स शुड बी सेम, तो डिनोमिनेटर को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर बढ़ेगा नीचे बढ़ेगा तभी रेशियो विल रिमेन सेम, घट नहीं सकता, माइनस नहीं हो सकता, प्लस ही आएगा। ये बात समझ में आ रही है यहां तक। तो अगर यहां बढ़ाया तो यहां भी इंक्रीज करना है, तो पहले डिस्टेंस 9 था, अब 9 + 3 हो गया। बस 2 इक्वेशंस हैं, चाहो तो इक्वेट कर लो, क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड भी बराबर है, सॉल्व करके क्या जाएगा, Q आ जाएगा। Q के यूनिट्स क्या होंगे, स्टैट कूलम। क्यों, क्योंकि सीजीएस है, कूलम नहीं है, स्टैट कूलम है। तो यहां से सॉल्व करो और एक बार Q आ गया, ऊपर किसी भी फॉर्मूले में पुट कर देना, K की वैल्यू कैन बी कैलकुलेट, तो K की वैल्यू भी आ जाएगी यहां से। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। तो K भी आ गया और Q भी आ गया, पर फॉर्मूला कैसे लगाना है ये बात समझ में आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो तो डिवाइड कर लो, इक्वेट कर लो, जो मर्जी कर लो, आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है यहां तक, क्या स्टेप यहां तक क्लियर है, लॉजिक क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने लोगों से ये क्वेश्चन हो गया था, हो गया, ठीक है। देखो, डिस्टेंस बिटवीन 2 इक्वल बॉल्स हैविंग अनलाइक चार्जेस इज 2 सेंटीमीटर। अनलाइक का मतलब भाई एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, तो मैंने मान लिया एक Q1 और एक Q2, बराबर ही नहीं है चार्ज, पर मुझे कैसे पता लगा कि अनलाइक है। अनलाइक चलो बोल भी रहे, प्लस माइनस अनलाइक है, लाइक चार्जेस नहीं है। रेडिया चलो छोटा, बॉल अट्रैक्ट विद द फोर्स ऑफ गिवन, तो अगर मैं आगे ना बढ़ूं तो मुझे पता है कि अगर चार्ज Q1 Q2 है या Q1 - Q2 है, अनलाइक है, और फोर्स की वैल्यू कितनी है इसमें गिवन है 36 × 10⁻⁵, मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। और इस फॉर्मूले में कभी नेगेटिव साइन नहीं पुट करना, हमेशा क्या पुट करना है, मैग्नीट्यूड फोर्स के फॉर्मूले में
क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको एफ पता है, आपको आर भी पता है, 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, सॉल्व करना। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 1/9 इंटू 10 की पावर 9 रेसिप्रोकल है, तो यहाँ से सॉल्व करके Q1 Q2 निकाल लेना। अभी आगे चलेंगे। पहला केस क्लियर है, Q1 Q2 आ जाएगा यहाँ से। ये केस समझ में आ रहा है, फॉर्मूला पुट करो, फोर्स की वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू पुट करो, Q1 Q2 की वैल्यू आ जाए। देखो ऐसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन किसी कंपटीशन में आने वाली है नहीं, सिर्फ मेथड समझना है, प्लीज मेथड समझना है, इसको करने की जरूरत नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं होने वाला वहाँ पे, बट मेथड समझ में आ रहा है यहाँ तक, ये पहला स्टेप क्लियर है। अब वो क्या कह रहे हैं कि आफ्टर द बॉल हैज बीन कनेक्टेड बाय द वायर एंड रिमूव्ड, दोनों बॉल्स को तार से जोड़ दिया और हटा दिया। अब देखो क्या हुआ, तुम बॉडीज को कांटेक्ट में लेके आते हो और हटाते हो तो क्या होता है, चार्ज पहले ऐड होता है फिर आधा आधा हो जाता है, किया था लास्ट टाइम, सेम है इसमें भी। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है कि एक चार्ज एक बॉडी पे कितना है Q1 और दूसरे के ऊपर कितना है -Q2। जब वायर से जोड़ा और सेपरेट किया तो कितना हुआ Q1 प्लस -Q2/2 और सेकंड के ऊपर भी Q1 प्लस -Q2/2। याद रखना यहाँ पे हर जगह माइनस चार्ज पुट करना है, बस फोर्स में मैग्नीट्यूड पुट करना है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, करना है। तो जैसे एक 2 कूलम चार्ज है, एक -2 कूलम चार्ज है, दोनों को कांटेक्ट में ले आए, नेट चार्ज क्या हो गया 0, माइनस साइन लेना है, बस फोर्स के अंदर लेना। तो नया चार्ज क्या हो गया Q1 प्लस -Q2/2, Q1 प्लस -Q2/2। अब नई फोर्स क्या हो गई, तो इसका मतलब जो नई फोर्स है 1/4/ε0 Q1 प्लस -Q2/2 का होल स्क्वायर/2, है ना, डिस्टेंस तो r² ही है। लेकिन वो क्या कह रहा है, ये फोर्स की जो वैल्यू है वो चेंज करके दे रहा है 20.25 इंटू 10 की पावर -5। कहने का मतलब पहले केस में भी फोर्स पता है, दूसरे केस में भी फोर्स पता है, तो अगर ये फोर्स भी पता है, ये भी पता है, आर भी पता है, सॉल्व करके क्या आ गया Q1 -Q2 का होल स्क्वायर। सब कुछ तो पता है, एक Q1 Q2 तो नहीं पता। ये स्टेप समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो पहली इक्वेशन आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देगी Q1 Q2, दूसरी इक्वेशन आपको क्या देगी Q1 -Q2। ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक। बस उसके बाद तुम्हारा अपना अपना मैथ है, या तो तुम इन दोनों को क्वाड्रेटिक लगा के सॉल्व कर दो, एक मेथड वो तो है ही है, और अगर नहीं करना, मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने आपको हिंट दिया हुआ है, आप यहाँ से क्या करो, आपको Q1 -Q2 पता है और Q1 इंटू Q2 भी पता है, तो आप ऐसा करो, आप यहाँ पर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर की ये फॉर्मूला लिख लो। मैथ में यूज करते हैं ये फॉर्मूला, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर क्या होता है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4Q1 Q2। तुम्हें वहां से Q1 Q2 पता है, तुम्हें Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर भी पता है, सॉल्व करके क्या आएगा Q1 प्लस Q2, Q1 माइनस Q2 वहां से आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 यहाँ से आ जाएगा, सॉल्व करके Q1 Q2 आ जाएगा। आज तक ऐसी कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं आया, बात अलग है, पर एनसीईआरटी में गिवन है तो मैंने करवाना है यार, मैं उसमें कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो हाँ, ये तो एनसीईआरटी की शीट है ना, इसमें तो कॉम्पिटिशन का कुछ है भी नहीं, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है 3 स्मॉल चार्ज स्फीयर्स विद इक्वल चार्जेस और देम आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। देखो ना 3 चार्जेस है Q Q और Q बराबर चार्जेस है, वो कह रहे हैं बराबर है। A एंड C आर फिक्स्ड, A और C तो फिक्स्ड है, B मूव कर सकता है। B क्यों मूव करेगा? ये चार्ज इसे क्या करेगा? रिपेल, और ये चार्ज इसे क्या करेगा? रिपेल। सही है। नेक्स्ट है C exerts a force of 4 into 10 की पावर -5 या 6 न्यूटन ऑन B। क्या कह रहे हैं? C ने B के ऊपर इतनी फोर्स लगाई, गिवन है। तो बताओ, पहला पार्ट है A ने B पे क्या लगाई, A ने B पे क्या लगाई। जब A ने B पे क्या लगाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। प्रॉब्लम ये है कि अपने को Q नहीं पता, तो कोई बात नहीं। Q कैसे आएगा? चार्ज कैसे आएगा? अपने को क्या पता है जिसे चार्ज पता लग जाए? फोर्स। ये फोर्स पता है, ये फोर्स होगी क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into Q बाय R का स्क्वायर। तो अपन यहां से Q निकाल लेंगे। तो पहले फोर्स से Q निकलेगा, उस Q को यहां देके फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। दो फोर्सेस है ना, तो पहले Q और Q, इसकी हेल्प से फॉर्मूला पुट करते हैं। FBC 4 into 10 की पावर -6 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into Q बाय 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा होल स्क्वायर। यहां से पहले सॉल्व करो, सॉल्व करके पहले क्या आएगा? चार्ज आएगा। पहला स्टेप क्लियर है। इस फोर्स की हेल्प से क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? 2.18 -10 चार्ज आ गया। अब बताओ f ऑफ ए बी क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into Q बाय 2/√3 into 10 की पावर -2 का स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट किया? मीटर में। चार्ज तो आपको पता ही है, ऊपर पुट कर दो। पुट करके सॉल्व करके सेकेंड फोर्स भी आ गई ए बी। स्टेप समझ में आ रहा है? पहली फोर्स से चार्ज आ गया, चार्ज की हेल्प से सेकेंड फोर्स आ गई। पहली फोर्स से चार्ज आ गया, चार्ज की हेल्प से सेकेंड फोर्स आ गई। अब आपको क्या पता लग गया? एफ ऑफ ए बी पता लग गया, एफ ऑफ बी सी पता लग गया। अब अगर ये पूछूंगे नेट फोर्स क्या है, वो यही पूछ रहा है। नेट फोर्स बी पे क्या है? बी पे कुल मिला के कितनी फोर्सेज है? 2। कितने एंगल पर? 90। तो रिजल्टेंट क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो रहा। तो रिजल्टेंट क्या होगा? अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। सेम केस है। अब तुम्हें दोनों फोर्सेस पता है, f ऑफ ए बी तुमने निकाल ली, f ऑफ बी सी पता है, पुट कर देना आंसर। मेथड समझ में आ रहा है? नेट फोर्स का कैसे निकलेगा? डायरेक्शन के लिए ना आपके पास 2 तरीके हैं, सुन लो। पहला तरीका इजी तरीका, तुम कुछ मत करो, तुम इसी फिगर में ना ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दो, ये रिजल्टेंट ड्रॉ करो, इसका नाम दो बी के, लिख देना अलोंग बी के। कुछ मत करो, अलोंग बी के। ये रहा नेट फोर्स, एक तरीका ये रहा। दूसरा +1 वाला तरीका, तुम यहां पर एंगल थीटा बना लो, जैसे वो थीटा बना हुआ है। टैन थीटा का फॉर्मूला यूज कर लो, टैन थीटा दिस साइड बाय दिस साइड। अब तुम्हें ये फोर्स भी पता है, तुम्हें ये फोर्स भी पता है, तो टैन थीटा को टैन इनवर्स में छोड़ना पड़ेगा। वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। वो तो +1 का कॉन्सेप्ट है कि टैन थीटा से आंसर आएगा। ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन किया हुआ है, चार्जेस वाला, स्क्वायर वाला। टैन नहीं करेंगे तो फिर बी के नाम तो रखोगे, कुछ तो डायरेक्शन दोगे, नेमिंग से डायरेक्शन दे दो।